नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2025-26 में सीएम योगी ने संबोधन दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन उनके मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो उनका है वह उन्हें मिल जाना चाहिए। पूरी दुनिया में सनातन का मान बढ़ा है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के अभूतपूर्व आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में वर्षों तक सुनाई देगी। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ मिलने का अनुमान है। तो वहीं महाकुंभ 2025 प्रयागराज अपनी भव्यता, दिव्यता और विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर संपन्न हुआ। पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। दोनों मुद्दों पर, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी, तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए, बड़े श्रद्धाभाव के साथ आए। जिसने भी विकास और विरासत की इस अनुपम छटा के साथ सहभागी बना, वो अभिभूत होकर के गया। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए।
हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, और उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, परोपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती, और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। महाकुंभ के इस महाआयोजन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 66 करोड़ लोगों को मैनेज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल हो तो करोड़ों लोगों के आने जाने का इंतजाम हो सकता है। लोगों का सहयोग मिले तो रोज लाखों लोगों के खाने का इंतजाम किया जा सकता है। हमेशा डराने वाली पुलिस का व्यवहार दोस्ताना हो सकता है। हजारों धर्म गुरुओं और साधु संतों का मान रखा जा सकता है। गरीब और अमीर को बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी का अवसर दिया जा सकता है। अगर बिजनेस की कुशलता हो तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हासिल किया जा सकता है। अफवाहों के बावजूद कुशल प्रबंधन से लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। महाकुंभ का आयोजन एक अग्नि परीक्षा थी। इस परीक्षा में केंद्र और राज्य सरकार खरी उतरी है। पूरी दुनिया में सनातन का मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत के मैनेजमेंट स्किल, क्षमता और कुशलता के प्रति विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया ने माना कि जो कोई नहीं कर सकता वो भारत ने करके दिखाया है। इस अभूतपूर्व आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में वर्षों तक सुनाई देगी। ये भारत की सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे कुछ विपक्षी दलों से जुड़ी हुई राज्य सरकारों के भी नेता प्रयागराज महाकुंभ में आए थे, और उन्हीं में है उनमें डिप्टी सीएम कर्नाटक। उन्होंने लिखा कि इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद। यह किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहां आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है, यह कोई छोटा काम नहीं है। सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं महाकुंभ का हिस्सा बनकर के बहुत खुश हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुझसे मिलने बेंगलोर आए थे और उन्होंने मुझे महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मेरे लिए शानदार अनुभव था। खन्ना जी ही गए थे। महोदय, इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी देखने को मिली थी, और उसमें आर्थिक पक्ष के बारे में, महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में, इसको लेकर के अनेक बातें सामने आई हैं। और खासतौर पर देश के अंदर अलग अलग तबके ने महाकुंभ के बारे में, चूंकि ये बजट की सामान्य चर्चा है, इसलिए महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा न करें तो विरासत को विकास के साथ जोड़ने में हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ कंफ्यूजन और ज्यादा हो। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था, 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा, प्रयागराज महाकुंभ उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। और उसी विरासत की आर्थिकी क्या हो सकती है,
वह विरासत विकास के साथ साथ आस्था को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जिसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए, विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 35,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है और इसके माध्यम से ये चीजें हम सबको प्राप्त हुई हैं। प्रयागराज का महाकुंभ अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता और अपनी उस विरासत को आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके संपन्न हो चुका है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ के समापन के बाद आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को करीब 8 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया और आईपीएस आशीष श्रीवास्तव को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में फिर से भेज दिया गया है, जबकि 2011 बैच के आईपीएस राजेश कुमार सिंह को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। उधर दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में शीर्षक वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि निकोलस रोरिक शाश्वत के साल की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। वहीं साथ ही रूस के राजदूत एची डेनिस अलिपोव भी मौजूद रहे।
ऐसे चिंतक, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे लेखक, एक ऐसे वास्तविक थे जो अपने कृतित्व के चलते और अपने व्यक्तित्व के चलते जो कुछ उन्होंने लिखा, जो कुछ उन्होंने अपनी कल्पना के संसार को जिस तरह से उन्होंने रंगों के साथ में जो है सजीव किए, उसके माध्यम से कालजयी हो गए। और जिस तरह से दो से ज्यादा संस्कृतियों का सामंजस्य और संगम उन्होंने अपने लेखनी और अपने रंगों से भरी हुई कूची के माध्यम से उकेरा, वो सामंजस्य और सहअस्तित्व का भाव जो है वो आज के समय में विश्व में जब जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस का दौर चल रहा है वो और ज्यादा उपयोगी भी हो गया है, उपादेय भी हो गया और प्रासंगिक भी हो गया। मैं ये मानता हूं कि उनके जीवन के 150 साल पूरे हो जाने के बाद या उनके जीवन समाप्त होने के 77-78 साल बीत जाने के बाद भी उनका काम आज भी उसी जीवंत रूप में प्रासंगिक होकर हम सबके बीच में प्रेरणा देता है। और उनका ये काम जो है वो कालजयी हो गया, समय से परे है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन समाप्त होने के, स्थूल जीवन समाप्त होने के बाद में भी अपने कृतित्व के आधार पर अमरत्व को प्राप्त करते हैं। निकोलस रोरिक उनमें से एक है। It's another delight to congratulate the National Gallery of Modern Arts on arranging the momentous exhibition in commemoration of the 150th birth anniversary of Nicholas Roerich. The great artist and philosopher that he was, Nicholas Roerich became a unique phenomenon in the global culture and Russia-India relations. A great son of Russia and venerated Rishi of India, he was a prophet of inter-civilizational bonds between nations, a bridge between East and West, between the early and transcendent, between wisdom of the past and aspirations of the future. His masterpieces and philosophical works are the anthem in the name of spirituality, traditional values, natural beauty, and mystical truth. Without exaggeration, Nicholas Roerich and his art is a secret key ingredient that makes the affinity between Russia and India so strong and stable. It is well reflected in the principles enshrined in our basic bilateral treaty of friendship of 1993 and Declaration of Strategic Partnership of 2000, such as sovereign equality, mutual understanding and mutual benefit. Importantly, this year we also mark a significant milestone in Roerich's legacy beyond art. 90 years ago in 1935, the Roerich Pact was signed, destined to become the first international treaty that called for the unconditional protection of historical monuments, cultural, scientific and educational institutions and their personnel, both in times of peace and conflict. The very idea that culture belongs to humanity and it must be safeguarded by all means was revolutionary at that time, and it remains so beyond doubt today. It is also deeply symbolic that we opened this exhibition in the year of another great jubilee, the 80th anniversary of the great victory over Nazism. It was not just military but also the strongest moral triumph of humanism over destruction. The Roerich's legacy is a reminder that culture is not a passive witness to history. It is an active force that shapes it, preserves it, and ultimately prevails over the forces that seek to erase it. I extend my heartfelt gratitude to the National Gallery of Modern Art for bringing this extraordinary collection together.
It is an arduous task to summon the spirit of a man who painted infinity. I have not yet seen the exhibition, but I have no doubts that you have succeeded in that. I highly appreciate the presence of Sri Gajendra Singh Shekhawat ji here. Your blessings motivate us to closely coordinate the maintenance of estates and museums in Nagar in Himachal and Tataguni in Karnataka, and take care of legendary paintings and organize regular. उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंगलवार को उनके सरकारी आवास में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से ये सरकारी आवास पर कैलाशानंद महाराज की शिष्टाचार भेंट की तस्वीर। सीएम योगी से मिलने कैलाशानंद महाराज जी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई क्षेत्र पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया है और सुधार की अपनी गति और तेज किया है, और हमारे प्रयासों से अर्थव्यवस्था पर कोविड का प्रभाव कम हुआ है। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। के मेरे सभी साथियों, फाइनेंस और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, देवी और सज्जनों, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर यह बजट वेबिनार हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, यह बजट हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट की सबसे खास बात रही अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एक्सपर्ट्स ने भी जितनी अपेक्षाएं की थी उससे बड़े कदम सरकार ने उठाए और आपने बजट में देखा है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। साथियों, आज देश एक दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। आप मेरे पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से निकल पड़िए, बड़े कदम उठाइए। देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ये नए एवेन्यूज हमने ओपन करने चाहिए। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ
अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इस पार्टनरशिप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, किसी भी देश में विकास के लिए स्टेबल पॉलिसी और बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ वर्ष पहले हम जन विश्वास एक्ट लेकर आए। हमने कंप्लायंसेस को कम करने का प्रयास किया। केंद्र और राज्य स्तर पर 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए गए। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला और हमारी सरकार ये मानती है कि एक्सरसाइज निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए हम सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स की व्यवस्था लेकर आए। हम जन विश्वास 2.0 बिल पर काम कर रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशंस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन का भी निर्णय हुआ है। हमारा प्रयास है कि इन्हें मॉडर्न, फ्लेक्सिबल, पीपल फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड बनाया जा सके। इस एक्सरसाइज में इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। आप अपने अनुभवों से उन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनके समाधान में ज्यादा समय लगता है। आप प्रोसेसेस को और ज्यादा सरल बनाने के सुझाव दे सकते हैं। आप गाइड कर सकते हैं कि कहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम जल्दी और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मेरठ एडीजे डॉक्टर श्री डीके ठाकुर द्वारा जो है आज दिनांक जनपद मुजफ्फरनगर में समस्त जीओ, एसएचओ, एसओ के साथ आपराधिक नियंत्रण कानून व्यवस्था आगामी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाने एवं विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर वक्त हुआ है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में